welcome to Behind the Wicket with मोइन खान, वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। और आज पहला सेमीफाइनल खेला गया और बारिश की नजर हो गया कुछ हद तक। 46.1 गेंद का खेल हो सका, उसमें न्यूजीलैंड ने 211 रन बनाए और 5 विकेटों के नुकसान पे ये मैच रोका गया। अब ये जो है ये रिजर्व डे पे चला गया है और यहीं से कल मैच शुरू होगा। हमारे साथ डिस्कस करने के लिए हैं मोइन खान साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर एंड कैप्टन एंड मैनेजर कोच एंड ही इज डन सो मच फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इनसे हम डिस्कस करेंगे कि आज जो टॉस हुआ वो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, फिर बैटिंग और बॉलिंग स्ट्रेटेजी क्या रही दोनों टीमों की। पहले देखते हैं एक पैकेज आज के खेल पे, फिर मोइन से बात करते हैं। ओके अच्छा, तो पैकेज अभी हम थोड़ी देर रोक लेते हैं। मोइन, मैच तो आपने देखा। अच्छा, तो मैच में जो पहला सवाल मैं पूछूंगा कि टॉस जीत के जो कंडीशंस थी, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि न्यूजीलैंड शायद बॉल करेगा क्योंकि सीमिंग कंडीशंस थी। और जिस तरह इंडिया ने शुरू में बॉलिंग की तो बुमराह और भुवनेश्वर को अगर इतनी हेल्प मिल रही थी तो मैं सोच रहा था इमेजिन कि फर्गसन और हेनरी और बोल्ट क्या करते। व्हाट डू यू थिंक? वेल आई थिंक देखिए, जैसे भी हमने देखा है टूर्नामेंट ने प्रोग्रेस किया है, मोस्टली टीम ने प्रेशर वाले मैचेस में कोशिश की है कि पहले बैटिंग की जाए, एक बड़ा टोटल पोस्ट करके और दूसरी टीम पे प्रेशर डाला जाए। आई थिंक उनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ थी न्यूजीलैंड की, मेरा ख्याल है कि इतनी डेप्थ थी उसके अंदर जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया। और अगर हम उनकी बैटिंग देखते तो बैटिंग में 2-3 लड़के ही रन कर रहे थे, वो भी ऑन एंड ऑफ। विलियमसन एक सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर था। तो आई थिंक एक फ्री गो देना चाह रहे थे वो अपने बैट्समैनों को, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ। अदरवाइज जिस तरह बाकी सीम हुआ, न्यूजीलैंड की जिस तरह की बॉलिंग है वो भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती थी अनटिल अनलेस कि आप विकेट ले लेते, और विकेट नहीं ले लेते। हमने देखा हुआ इस सिचुएशन के अंदर जहाँ सीमिंग पिच थी, पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग कर ली थी, वहाँ इंडिया ने 300 रन किया था, तो एक वो भी उनके जहन में होगी वो चीज कि इंडिया की बैटिंग बहुत लाइनअप अच्छी है, ये पूरे ओवर खेल जाएंगे तो ये 300 कर जाएंगे, जो कि हमारे लिए एज अ कहना चाहिए कि लैक ऑफ फॉर्म ऑफ द बैट्समैन मुश्किल होगी बाद में कर। तो मे बी आई थिंक यही जहन में होगा और फ्री हैंड देना चाहते अपने बैट्समैनों को। अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि जो रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया ने, दैट वाज वेरी गुड। अगेन दे बॉल्ड वेल, दे नॉट फील्डेड वेरी वेल, बट कुछ रन कैचेस भी करीब से निकले थी उनकी, बट द वे दे बॉल्ड वाज स्प्लेंडेड। मुश्किल हो रही थी न्यूजीलैंड बैट्समैन को, टाइम टू टाइम विकेट्स भी गिरती गई। हमने देखा कि सिर्फ 2 ही पार्टनरशिप ऐसी हुई जो तकरीबन 60 रन की लगी हैं और एक 40 रन की पार्टनरशिप हुई है। लेकिन बड़ी पार्टनरशिप होती थी, यकीनन यही जो रन्स थे ये कन्वर्ट हो सकते थे 300 के अंदर। आई थिंक जो कंसिस्टेंटली विकेट गिरती गई उसकी वजह से मेरा ख्याल है बहुत प्रेशर रहा। अच्छा, अब एक पैकेज तैयार है, लेट्स हैव अ लुक, बिकॉज जरा मैं चाहूंगा कि कंडीशंस के ऊपर भी आपसे बात करें। नाज़रीन, अगर आपने आज का मैच मिस किया है बिकॉज ऑफ वर्किंग, तो लेट्स हैव अ लुक एट द पैकेज एंड सी व्हाट हैपेंड टुडे। अच्छा, अब ये बताइए मोइन, रिजर्व डे पे यहीं से शुरू होगा प्रोवाइडिंग ज्यादा बारिश नहीं हुई, और अगर ज्यादा बारिश हो गई तो फिर ये होगा कि यहीं पे इनिंग्स कर्टेल कर दी जाएगी और इंडिया को एक रिड्यूस्ड ओवर में रिड्यूस्ड टारगेट मिलेगा। इस वक्त आपके ख्याल में किस टीम के पास एडवांटेज है? आई थिंक इंडिया का पास एटलीस्ट ये एडवांटेज है कि वो रात में प्लान आउट कर सकेंगे, और अगर ये आज मैच हो जाता तो यकीनन बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो गई थी और प्लान करना इतनी जल्दी और फिर टीम में कन्वे करना उस प्लान को बड़ा मुश्किल होता है और प्लेयर्स का अडॉप्ट करना भी मुश्किल होता है, सो वेयर एज अब उनके पास काफ़ी टाइम होगा। यकीनन उन्होंने हर सिचुएशन में अपने आप को फोर्सी किया होगा कि ये सिचुएशन हुई तो क्या होना चाहिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंडिया की विकेट्स हैं। अगर विकेट्स इन हैंड रहती हैं तो इंडिया के पास ये मैच जीतने का चांस होगा। अगर विकेटें गिरती रही, शोएब भाई जिस तरह की बॉलिंग है न्यूजीलैंड की, मेरा ख्याल है कि आई एम श्योर कि वो कैपेबल है इनको आउट करने का। तो लेट्स सी कि किस तरह का मैच होता है, बट जो एडवांटेज मेरा ख्याल है अभी तक सो फार इंडिया के पास है इस मैच का भी। और कल भी ये कह रहे हैं कि शायद दोपहर तक बारिश हो, जैसे आज भी हुआ कि 4 बजे बारिश शुरू हुई और फिर वो 2 बजे बारिश शुरू हुई और फिर वो आगे तक चली। तो अगर सुबह जरा मतलब अबरालूद हुआ लेकिन बारिश नहीं हुई, तो आपके ख्याल में इंडिया तो अपनी इनिंग विद इन एन आवर शुरू कर देगा, बिकॉज 4 ओवर ये होंगे, फिर आधा 45 मिनट का गैप होगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स से कि वो किस तरह की गेंद करेंगे, स्पेशली अगर सामने बोल्ट को रखें? फर्गसन 17 विकेट ले चुके हैं अभी तक इस वर्ल्ड कप में। बोल्ट का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, 4 दफा उनको आउट कर चुके हैं 66 रन देके।
तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये ओपन किससे करें और किस तरह की बॉलिंग करें इस पिच पे? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होगा कि आपके पास जब छोटा टोटल होता है डिफेंड करने के लिए, तो आपको अटैकिंग पॉलिसीज रखनी पड़ती है टाइम टू टाइम कि आपको विकेट लेनी ही लेनी है। देखिए अगर आप विकेट नहीं लेंगे, इंडिया की बैटिंग ऐसी है, ये स्कोर फिर आराम से कर जाएगी वो, नो मैटर व्हाट, बिकॉज के सारे ही बैट्समैन बहुत क्लासिक फॉर्म के अंदर है, यू नो, आराम से खेल रहे हैं, टाइम टू टाइम जब बाउंड्री चाहिए होती है मार देते हैं। तो आपको थोड़ा सा अटैकिंग रखना होगा। अटैकिंग मीन्स कि आपको एक दो स्लिप्स लेके करना पड़ेगा। सुबह की कंडीशंस को नेचुरली पूरा दिन आज बारिश होती रही है, मॉइस्चर होगा यकीनन, हवा में भी होगा, पिच पे भी यकीनन होगा, और सुबह और बारिश हो जाती है, ओवरकास्ट कंडीशन होती है, तो बहुत ज़्यादा चांस है न्यूजीलैंड का कि बॉल मूव कर सके। सो बॉल मूव करने के लिए इनके पास बॉलर्स मौजूद हैं, बोल्ट की आउटस्टैंडिंग नए बॉल से गेंद करते हैं। पिच अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा चांस लेना पड़ेगा रोहित के अगेंस्ट, मेरा ख्याल है वो वर्नेबल है, अंदर आती हुई बॉल के ऊपर बोल्ड होते हैं, एलबीडब्ल्यू होते हैं, यू नो, एट टाइम्स अगर गेंद देखें दोनों मूव करता है जब नया गेंद, तो कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो रोहित शर्मा वर्नेबल है, स्लिप्स के अंदर भी है, और रोहित की जो 5 सेंचुरीज हैं उसमें पहली 3 जो सेंचुरीज थी उसमें ही ड्रॉप हुआ था, बिल्कुल आसान तरीके से आउट हो सकता था। तो आई थिंक यहाँ पे न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। न्यूजीलैंड के जिस तरह के पेसर्स हैं, मैं समझता हूँ एक अच्छी स्ट्रेंथ है इनके पास बॉलिंग की, यू नो, सो इसको रिस्पॉन्ड करना होगा फील्डिंग ने, और कैप्टन को ऐसी प्लेसमेंट्स रखनी होगी जो टाइम टू टाइम अटैक करते रहे। आप अटैक अगर नहीं करेंगे तो इंडिया मैच ले जाएगी। न्यूजीलैंड जिस तरह की एक्सपीरियंस टीम है और जिस तरह से वो सोचते हैं, आई एम प्रीटी श्योर वो अटैक करते रहेंगे, बिकॉज उनको पता है कि अगर 50 ओवर खेली है इंडिया तो फिर तो वो जीत जाएगी। अच्छा ये बताइए मोइन, पिच के बारे में क्या ख्याल है? आज की जो पिच आपने मजा नहीं आया पिच देख के, पिच इतना टर्न हो रहा था। आई थिंक परफेक्ट बैटिंग ट्रैक देना चाहिए था इस मैच के अंदर। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लगा कि स्पिनर्स के लिए बनाई गई थी पिच, यू नो, जहाँ इतना टर्न होता है। जडेजा भी खेल रहे थे मैच, उनका भी ऐसा शार्प ब्रेक हुआ है गेंद, चहल ने बड़े लंबे ब्रेक किए। सो आई थिंक ये चीज देखनी चाहिए कि आप इतने बड़े मैच के अंदर, ये T20 का मैच नहीं है कि आप लो स्कोरिंग मैच भी जा रहे हो। T20 वनडे मैच है, 50 ओवर का मैच है, और अगर टीमें 200 सवा 200 रन पे आउट हो गई तो आई थिंक मुश्किल है, यू नो। अगर यही चीज इंडिया की सिचुएशन होती तो आप सोचे ना क्या होता, मजा नहीं आता। दोनों टीमों के लिए इवन होना चाहिए, पिच अच्छी होनी चाहिए, कंडीशंस थोड़ी सी परफेक्ट होनी चाहिए थी बैटिंग की लिहाज से। मैं समझता हूँ कि पिच इतनी मजेदार नहीं बनी जो कि उस स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए थी, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, यू नो। हमने देखा इस टूर्नामेंट के अंदर 300 रन तो आम बने, यू नो। और ओल्ड ट्रैफर्ड में जो अभी पिछले मैचेस भी हुए हैं इसी वर्ल्ड कप पे, उन पे ज्यादातर अच्छी बैटिंग ट्रैक थी। पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया का देख लेना आप, जो ऑस्ट्रेलिया हारी है वहां पे, हार के भी उन्होंने 300 रन बना लिए थे, यू नो। और वो साउथ अफ्रीका ने जिस तरह खेला उसके ऊपर ऐसा बल्ले पे बॉल आ रहा था, आज तो ऐसा लग रहा था अनप्लेबल हुआ हुआ बिल्कुल, यू नो। सो इस तरह की पिचेस होनी नहीं चाहिए। बहरहाल क्रिकेट के शायकीन को भी मजा नहीं आता ऑफ कोर्स, और जाहिर सी बात है इवनली ये कहना कि हाँ दोनों के लिए ही बराबर पिच थी, लेकिन अगर स्ट्रेंथ वाइज देखें तो इंडिया के पास क्लास स्पिनर्स थे। अच्छा आज इंडिया ने जरा सी अपनी बैटिंग डेप्थ इंप्रूव की और जरा सा एक एक्स्ट्रा बॉलिंग भी कराई जडेजा को रख के। व्हाट डू यू थिंक, जरा एक्स्ट्रा बॉलर्स के साथ जाते तो शायद वो जो 6 बॉलर्स के साथ अगर वो जाते तो शायद आउट भी कर सकते थे न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को देखिए उन्होंने रिस्ट्रिक्ट तो कर ही लिया, ऑल्दो विकेट नहीं गिरी क्योंकि उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच पे आ गए थे, जिसकी वजह से अगर उसी में वो खेलते चले जाते, रन बनाते चले जाते, थोड़ी सी फील्डिंग भी स्लॉपी रही, यहाँ पे और प्रेशर आप डाल सकते थे। तो इंडिया ने चांस तो पूरा लिया उनको आउट करने का, बट आई थिंक एट द एंड दे प्लेड वेल। 2 पार्टनरशिप्स जो हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, रॉस टेलर की और विलियमसन ने जिस तरह दोनों ने 67 रन बनाए हैं, और उससे पहले निकलस भी अच्छा खेले, और मैं समझता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप थी एट द एंड देखें वो टोटल ऑल आउट करने में कामयाब नहीं रही। सो अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर ये 3-4 ओवर खेलते हैं, 46.1 ओवर्स हुआ, तो अगर ये 3.5 ओवर्स खेलते हैं और यहाँ पे अगर 30-35 रन एड आउट करने में कामयाब हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा न्यूजीलैंड के लिए, जो डिफेंड करना है टोटल, बिकॉज के कल कंडीशंस ऐसा बाजार लग रहा है कि फेवरेबल होंगी बॉलर्स के, और दोनों ही मैं समझता हूँ। अगर हमें पाकिस्तान का मैच याद हो जिस तरह सेंटेनर ने बॉलिंग की, अनप्लेबल हुए थे, इतना टर्न हो रहा था, जितनी वो फ्लैट लो ट्रेजेक्ट्री से बॉल करते लाइक उसपे जो शार्प टर्न होता है वो अनप्लेबल हो जाता है। और आज जैसे तो इतना इजी नहीं होगा इंडियन बैट्समैन। आज जैसे जडेजा को हमने देखा जो टर्न ली, तो सांटना भी काफी थ्रेटनिंग हो सकते हैं। मेरे ख्याल में विलियमसन भी बॉलिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ भी विकेट ले ली थी। तो आई थिंक जहाँ पे लेफ्ट हैंडर्स हुए मौजूद क्रीज के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे तो
विलियमसन का बनता है, बिल्कुल बॉलिंग करना बनता है। अच्छा, अब ये बताएं मोइन कि गोइंग फॉरवर्ड जो पिच पाकिस्तान को भी मिली थी, ग्रीन पिच, जहां भी कोई टर्निंग पॉइंट आया है किसी टीम के लिए विच गोज अगेंस्ट द बिग थ्री, समहाउ द पिच हैज प्लेड अ रोल। पाकिस्तान बांग्लादेश को, पाकिस्तान को 500 चाहिए थे, लॉर्ड्स की पिच आपने देखी। आपके ख्याल में लग रहा है कि कुछ देयर इज एन एलिमेंट के जहां पे इंग्लैंड को जब रन्स बनाने थे तो उनको फ्लैट पिचेस मिल गई लास्ट 2 मैचेस में? देखिए, ये हकीकत है और ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि पिचेस बनाने के अंदर इन्फ्लुएंस होता है, आईसीसी का होता होगा, अपने अपने इंटरेस्ट होंगे। जाहिर सी बात है कि किस टीम को ऊपर रखना है, किस टीम को नीचे रखना है, किसी को चांस देना है, यू नो। सो ये दिस इज नॉट ओनली अ गेम, दिस इज अ होल पैकेज, लाइक दे हैव टू बिजनेस है। अब तो अब ये बिजनेस है, बिल्कुल। दे हैव टू जनरेट द रेवेन्यूज आल्सो, यू नो। तो अगर इंडिया की टीम बाहर होती, पाकिस्तान की एक टॉप टीम थी, वो तो अभी बाहर हो गई इस टूर्नामेंट से, यू नो। रेवेन्यूज में फर्क पड़ता है ना व्यूवरशिप की वजह से। सो इंडिया भी अगर बाहर हो जाती है यहाँ से तो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए भी, स्पेशली इंग्लैंड के अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। इंग्लैंड बाहर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत होता होगा इस तरह, यकीनन, बट वसूख से इसलिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि भाई आई नेवर बीन इनटू दी आईसीसी। और हाँ, अगर अब ये किसी पर्टिकुलर क्रिकेट बोर्ड की बात होती है तो हर क्रिकेट बोर्ड अपना होम एडवांटेज लेता है, ये उसका इस्तेहकाक होता है, यू नो। वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से पिचेस बनाता है, वो कभी बैटिंग बनाता है। यूएई में देख लें, हम स्पिन पिचेस बनाते हैं, हमेशा स्पिन पिचेस पे हमने आउट किया, सीरीज जीती हैं, यू नो। इसे इंडिया में जाते हैं, इंडिया में देखते हैं टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हाई बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, इंग्लैंड में सीमिंग, न्यूजीलैंड में सीमिंग, साउथ अफ्रीका में ग्रीन पिचेस होती हैं। तो हर टीम जो है, हर कंट्री अपने हिसाब से जो होम एडवांटेज है वो लेती है। तो आई थिंक यहाँ आईसीसी ने भी जरा सा बिग थ्री को हेल्प किया, एक तरह से होम एडवांटेज दिया बिग थ्री को। अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जो इमाम ने और बाबर ने की है, उसके ऊपर एक पैकेज देखेंगे और फिर आपसे राय लेंगे। नाजरीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, उससे पहले देखते हैं एरियल धोडाल मोमेंट्स। वेलकम बैक टू बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान, वर्ल्ड कप 2019। अच्छा, हमने सेमीफाइनल का अभी तक जो मैच हुआ है वो तो डिस्कस किया क्योंकि 46.1 ओवर्स हुए हैं और फिर कल से मैच कंटिन्यू होगा। सो मच फॉर द सेमीफाइनल। लेकिन हम आपको एक और बात बताएं कि पीसीबी ने जो एक रोड शो किया हुआ है कि पहले उन्होंने सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई, फिर कल उन्होंने इमाद वसीम और शादाब का एक प्रेस से इंटरेक्शन कराया और आज इमाद वसीम और बाबर आजम को, इमामुल हक को और बाबर आजम को प्रेस के सामने रखा। आइए देखते हैं एक पैकेज और फिर मोइन से बात करते हैं कि जो उन्होंने कहा उनके बारे में मोइन का क्या ख्याल है। राइट, आपने पैकेज देखा। मोइन, यंग क्रिकेटर्स हैं, बहुत ही यंग, 23-24 साल के हैं, और इमाद और शादाब का भी जो इंटरेक्शन हुआ, क्या ज़रूरत थी कि आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द वर्ल्ड कप 3 डिफरेंट सिटीज़ में आप इन यंग क्रिकेटर्स को प्रेस के सामने रख लें और उस तरह के जवाब मिले जो एक मैच्योर्ड पर्सन को मिलते हैं जो 10 साल कर चुका हो, जैसे आप कप्तान थे। तो डू यू थिंक दे कैन हैंडल दीज क्वेश्चंस? राइट, आई थिंक देखिए 2 एंगल्स हैं इसके। एक थोड़ा सा पॉजिटिव वे में अगर हम जाते हैं तो इसको देखें कि क्योंकि फ्यूचर की भी प्लानिंग हो रही है, नेचुरली उन लड़कों को लाना मीडिया के आगे, मीडिया भी नेचुरली सवाल करना चाहता होगा यकीनन, और ये तो पॉजिटिव्स हैं कि उन लड़कों को लेके आए आपके एक कौम की सिंपैथी भी गेन करने की कोशिश की जा रही है इस ड्राइव से, जो कि प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है फ्यूचर में कि इनको हैंडलिंग भी आनी चाहिए, यू नो, कि इन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल के आए, उस प्रेशर के साथ साथ जो मीडिया का प्रेशर है उसकी भी ग्रूमिंग साथ साथ होनी चाहिए। ये तो पॉजिटिव चीज़ है, बट जो थोड़ी सी दूसरा पहलू है इसका, वो ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए प्लेयर्स को नहीं। जब कप्तान ने बात कर ली, खत्म हो गई बात, लीडर एक ही होता है, और उसने ये तो ऐसा लग रहा है कि गवाहियां दिलवाई जा रही हैं बच्चों से कि जी हर चीज ठीक थी, हर चीज ठीक थी, हर चीज ठीक थी। हमें पता है एज ए क्रिकेटर हर चीज ठीक थी। एथिकली आई थिंक कप्तान को आना चाहिए, कोच को आना चाहिए, मैक्सिमम मैनेजर को आ जाना चाहिए, यू नो। सो आई थिंक इन बच्चों को अभी नहीं आना चाहिए। मे बी देयर वाज अ थॉट इन देयर माइंड्स के थोड़ा पॉजिटिव नोट पे इनको बच्चों को ग्रूमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या सिंपैथी गेन करने के लिए मीडिया की, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी भी आई है, यू नो। हमने अगर एट द एंड देखे परफॉर्मेंस पाकिस्तान की मिली जुली रही है और हमने एट द एंड अच्छा खेला है फिर टूर्नामेंट, यू नो। ऐसा नहीं हो गया खुदा ना खासा कि टीम तबाह हो गई, बिल्कुल। हाँ, जो पहलू ऐसे हैं उनको आइडेंटिफाई होना चाहिए, जैसे हमने सुना है, जो न्यूज़ आई भी है
कि क्रिकेट बोर्ड के पास अब टाइम है, वो नेचुरली बैठेंगे, एक लॉन्ग टर्म के ऊपर यकीनन प्लान होगा, अगले वर्ल्ड कप भी नज़र में होंगे और यकीनन जूनियर क्रिकेट को भी लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। सो आई थिंक ये आने वाले यंगस्टर्स ने इन्होंने ही भाग दौड़ संभाल ली है इस टीम की, सो इट्स गुड टू सी देम ऑन द फ्रंट ऑफ द मीडिया एंड टॉकिंग वेरी सेंसिबल, कि लग रहा था कि मेच्योरिटी है इन बच्चों में माशाल्लाह। लेकिन अब देखें ना, फॉर एग्जांपल बाबर आजम से उन्होंने कप्तानी का सवाल पूछ लिया और उन्होंने कहा ये पीसीबी के ऊपर है, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं अभी हम टू यंग, या सरफराज अहमद मेरा कप्तान है एंड ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, जैसे दूसरी कंट्रीज में होता है, कभी पूछा जाता है तो दे बैक देयर कैप्टन। इन्होंने कहा कि जी अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो मैं करूंगा। अब इससे क्या सिग्नल जा रहा है देखें ना। और कल जब इमाद ने ये बात कही थी कि कोच जो है उसका इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में कोई प्रोमिनेंट रोल नहीं है, ये इमाद कह गया था कल। अच्छा, कल ही जब बात हुई तो उस पर मैंने भी ये पॉइंट आउट किया था कि देखें ये कोई ट्विस्ट करके ना बना दे। और आज एक वेबसाइट पे और एक लीडिंग अखबार पे ये स्पोर्ट्स हेडलाइन थी कि इमाद सेज रोल ऑफ कोच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब आप ये बताएं कि एकदम से इमाद नजरों में आ गया, जो भी नया कोच आएगा वो ये करेगा। फॉर अ प्लेयर ऑफ द टीम इट्स नॉट, आई मीन ऐसे कहना नहीं चाहिए शोएब भाई, बिकॉज के आपको अच्छी बड़ी बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि कोच की अपनी एक एग्जिस्टेंस तो है ना, एज अ प्लेयर आप उसको नहीं कहते। ये हमारा काम है, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हो गए वो बताएंगे कि उसकी इफादियत है वहाँ पे नहीं है। कप्तान के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। कप्तान अगर इतना टॉप लेवल का खेला हुआ है और उस पर आप ट्रस्ट करते हैं, आपको पता है कि वो डिलीवर कर सकता है, तो वो अथॉरिटी उसके पास। कोच का काम होता है, जैसे मैंने पहले भी देखे बहुत से क्रिकेटर्स हमारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के इंतखाब आलम साहब के बारे में बात करते हैं जी 40 साल उन्होंने क्रिकेट टीम के साथ गुजार दिए। भाई 40 साल अगर वो गुजार रहे हैं तो उनके अच्छे पॉइंट्स कहते हैं वो तो पिक करें आप पहले। वो सपोर्ट करते थे, वो सपोर्टिंग कहना चाहिए कि एक स्ट्रेंथ थी, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ हो जाती थी कप्तान के लिए। उन्हें पता होता है यार मेरा कोच मैनेजर मुझे सपोर्ट करने बैठा है वहां पे, नो मैटर व्हाट, अच्छा होगा या बुरा होगा, दिस इज कॉल्ड अ टीम, यू नो। यही वजह थी उन्होंने अपने दौर के अंदर बहुत बड़े बड़े, अगर 1992 में 1992 और फिर यूनुस के साथ भी वो मौजूद थे जब हमारी 2009 का वर्ल्ड कप T20 के अंदर हमारी विक्ट्री हुई थी। और बहुत सी ऐसी सीरीज में इंतखाब आलम साहब मौजूद थे, इंग्लैंड के टूर पे काफी दफा रहे हैं वो, यू नो। सो एक कंट्रीब्यूशन उसको एडमायर करना चाहिए। और उनकी जो अच्छी चीजें हैं, ऑल्दो कि अब उनकी एज ऐसी हो गई तो मे भी शायद वो नहीं डिलीवर कर सकते, लेकिन डेफिनेशन ऑफ कोच तो रही ना अपनी जगह। बिल्कुल, वो देखें वो रहना जरूरी है कोच का टीम के साथ, क्योंकि टाइम टू टाइम आपके प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको ड्रिल के थ्रू ठीक करा दिया जाता है, रादर देन कि उसको बताया जाए यार तुम्हारा सर यहाँ गिर रहा है, तुम्हारा बाजू इधर गिर रहा है, भाई उसको ड्रिल करा दो, बस ड्रिल करा दो उसको। ड्रिल्स है ना इन चीजों की, अब बगैर बताए वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप उसके जहन में वो बॉल करने आ रहे तो डिलीवर करते पहले सोच रहा है यार मेरा पैर सही गिर रहा है नहीं गिर रहा, बैक लगेगी नहीं लगेगी, शोल्डर में जान आ रही है, रिस्ट लगेगी नहीं लगेगी, इसमें ना डालें आप प्लेयरों को, इससे प्लेयर खराब हो जाते हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इसी चीज से होती है। अब एक और बात देखें, जब ये इंजमाम, ये अभी शॉर्ट में हमने नहीं देखा, लेकिन बाबर से इस सवाल पूछा गया था कि क्या इंजमामुल हक एज चीफ सेलेक्टर जो हैं उनका कुछ इंटरफेरेंस रहा, तो बाबर चुप रहे, उन्होंने ना नहीं कहा ना हाँ कहा। फिर उन्होंने पूछा तो बाबर ने इधर उधर देखा, फिर इमाम ने कहा मैं ले लेता हूँ ये जवाब, और फिर उन्होंने वो जवाब दिया जो अभी आपने सुना कि जी अगर चीफ सेलेक्टर वहां थे तो कोई हर्ज नहीं था। कैसे कह सकते हैं, एक साल हुआ है उनको क्रिकेट खेले हुए, वो कैसे कह सकता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा इंजमामुल हक का वहां होने से? एक क्रिकेटर्स को मैं अगेन कहूंगा ये बात भी कहनी नहीं चाहिए थी। देखें जहां हम पॉजिटिव एंगल देख रहे हैं वहां पे ये थोड़ी सी नेगेटिव साइड भी है कि जो प्लेयरों से सवाल, मीडिया का काम है, उन्होंने क्वेश्चन तो करना चाहिए, वो प्लेयर हो, कप्तान हो या कोई भी, उन्होंने अपना क्वेश्चन जरूर करना है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि हाउ यू टेक इट, यू नो। अगर उनको भाई सिंपल सा जवाब है, क्रिकेट बोर्ड ने उनको भेजा था, जिस मकसद के लिए भेजा था वो गए थे, खत्म हो गया, आप उनसे सवाल करें। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरी डोमेन नहीं है, आप मेरे बारे में, मेरी परफॉर्मेंस के बारे में तो पॉइंट है ना, जब आप बच्चों को, यंग क्रिकेटर्स को प्रेस के सामने डाल देंगे, या तो उनकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई या डिसीजन ही गलत था। भाई पीएसएल का कप्तान है इमाद वसीम, वहां एक्सपोजर लेते रहे प्रेस को। बिल्कुल नहीं, बात ठीक है अपनी, लेकिन उसके बावजूद देखें गलतियां करके ही इंसान ठीक होता है। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होगा,
कल को खुद सीख जाएंगे। तो अच्छी बात है, ऐसी नहीं। अगर फिर नेगेटिव साइड देख रहे हैं अगर इसकी, तो फिर इनको बैठना नहीं चाहिए। तो मैं तो क्लियर आपको बोला है, इनको जाने नहीं चाहिए था पीसीबी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनको नहीं बिठाना चाहिए था, नहीं भेजना चाहिए था प्रेस के सामने जब आपके कप्तान ने कर ली थी। और अगर आप भेजा है तो आपको तैयार रहना चाहिए कि कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, हमने उसको रिस्पॉन्ड किस तरह करना है, प्लेयर्स को किस तरह डिफेंड करना, और प्लेयर्स ने उस चीज से खुद किस तरह सीखना और अगली दफा प्रेस के सामने की गलतियां नहीं दोहरानी। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। आई होप कि मीडिया डायरेक्टर इनको लेके बैठे सामने और फिर बताए कि भाई नेक्स्ट टाइम जब आप बैठिएगा तो इस तरह से डिप्लोमेटिक आंसर होता है, इस तरह से बोलना होता है, इन चीजों को अवॉइड करना होता है। समी बर्नी वहाँ पे मौजूद है, बड़े सीजन आदमी है। आई होप उन्होंने देखी होगी और यकीनन वो मेरा ख्याल है कि जरूर बच्चों को बताएंगे। और उनकी हमेशा कोशिश होती है जब भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा होता है तो उससे पहले उनकी I totally agree with you. Sami Bani is very professional in this regard. So let's see. नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट हुई है लंदन में, जहां पे एहसान मानी जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वसीम खान साहब जो MD हैं, उन्होंने मिकी आर्थर से एक मीटिंग की और उसके बारे में एक पैकेज दिखाते हैं। मोइन से पूछते हैं कि जो एहसान मानी ने कहा, हाउ डज मोइन टेक दैट। जैसे एक दो दिन पहले भी मैंने ये बात की थी, आई थिंक आपने भी एक बात की थी कि शुड द चेयरमैन हैव मेट एट ऑल। क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत है कि मैंने उस मीटिंग में ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। जब उन्होंने एक क्रिकेट कमेटी को एक सौंप दी है एक जिम्मेदारी, तो फिर उनको मिलना जरूरी था, बिकॉज वो एक बाइसनेस आ जाती है नीचे। क्रिकेट कमेटी सोचती है कि देखिए जो क्लियरली मीडिया के अंदर जो रिपोर्ट्स हुई है चीजें, उसमें मिकी ने खुद रिक्वेस्ट की थी बिकॉज ही वाज सपोज्ड टू गो टू साउथ अफ्रीका। सो बिफोर गोइंग टू ही वाज देयर, मीडिया वहाँ पे मौजूद थे चेयरमैन। तो मे बी कर्टेसी मीटिंग होगी, वो भी अपने ब्रीफ करना चाह रहे हो कि बिफोर गोइंग बैक टू हिज होम टाउन, यू नो। सो वो एक कोई क्लैरिटी देना चाह रहे होंगे। और अच्छी बात यह है कि जो एहसान मानी साहब ने यह कहा कि उनको किसी किस्म की कोई ऐसा तासुर नहीं दिया गया कि वो कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। मे बी शायद थिंक आज रिपोर्ट भी हुआ कि वो कमेटी के सामने पेश होंगे, कमेटी उनसे बात करेगी, पूछेगी कि क्या क्या हुआ है टेन्योर के अंदर, क्या आपके प्लान्स थे, कितने वो प्लान जो है वो सही एग्जीक्यूट हुए, कितने रिजल्ट्स आए, वो हम सबके सामने, कोई ढकी छुपी बात नहीं। बट ये क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी कोच को, आने वाले वक्त में भी कोई कोच होता है, उसको पता हो कि यार मैं अकाउंटेबल हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और कंस्ट्रक्टिव चीज़ है। जब किसी को ये पता लग जाएगा मैं इंडिस्पेंसिबल हो गया, मुझे किसी ने पूछना ही नहीं है, अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा, जो कि एट टाइम मिकी को हमने देखा कि वो करते रहे। जिस वक्त नजम सेठी जब तक थे तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हमें टीवी पे भी नजर आते थे। क्लियरली वन शुड इवन से कि भाई देख के कि यार इस तरह के जेस्चर्स नहीं होते। हमने सोहेल खान के साथ देखा था, वो जिस तरह के जेस्चर और जिस तरह की वो गुस्से से टीवी के ऊपर खड़े हुए उनको इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे थे। कोच का काम ये नहीं, कोच के अंदर मैन मैनेजमेंट स्किल्स बहुत जरूरी। देखें, आपने काम लेना है तो इट्स बेटर कि आप वो मैसेज उसको इतना पुख्तगी से कन्वे करें कि अगला डिलीवर करे और आपकी रिस्पेक्ट भी करे साथ साथ। यू नो, रिस्पेक्ट होती है उसी वक्त है कि आप उसके काम की रिस्पेक्ट करें और वो आपके काम की रिस्पेक्ट करे, यू नो। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप उसके काम की रिस्पेक्ट करे नहीं जा रहे और डांट टपट करे जा रहे हैं, बंदा पुट ऑफ हो जाता है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ह्यूमन डिग्निटी भी कोई चीज होती है, उसको भी रिस्पेक्ट दें आप। देखेंगे ह्यूमन के बच्चों की टीम नहीं है, टॉप लेवल की प्रोफेशनल टीम है ना। ये तो देखें, अगर सोहेल खान या वहाब रियाज या XYZ हमारे टॉप प्लेयर्स हैं, उनको डांट डपट टीवी के ऊपर होगी तो क्या तासुर जाएगा? वो कभी भी दिल से रिस्पेक्ट नहीं करेगा आपकी। मेरे ख्याल में वो मौका ढूंढते रहेंगे कि किसी तरह इसको डिग्रेड कर दिया जाए। ये तो दैट्स नॉट करेक्ट, होना नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स अ टीम गेम। टीम गेम में चाहे वो मैनेजर हो, कोच हो, कप्तान हो, टीम के प्लेयर्स, एवरी इंडिविजुअल, उनको ऐसा होना चाहिए तब टीम बनती है। और टीम बनाना बहुत मुश्किल काम है। टीम में रह के टीम को संभालना कप्तान के लिए भी मुश्किल, बहुत सेक्रीफाइसेस हैं। हर प्लेयर को एक दूसरे के लिए देते, बहुत सारी चीजें होती है आपको पसंद नहीं आ रही होती, आप आइडेंटिफाई तो कर रहे होते जहन में, बट बोल नहीं पाते बिकॉज वो टीम का मामला, और वहां बोल देते तो लड़ाई हो जाती है, प्रीवियसली होती रही है। अच्छा, अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ मोइन, लेकिन बिना कम बैक जरा से इस टॉपिक के ऊपर और डिस्कस करेंगे अबाउट कोचेस। देखो, फॉरेन कोचेस की भी बात हो रही है। इज फॉरेन कोच रियली गुड फॉर पाकिस्तान? दैट्स अ डिस्कशन आई वुड लाइक टू हैव विद यू। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, लेकिन उससे पहले देखते हैं ऑल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट्स विद मोइन खान, वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। हम बात कर रहे थे कुछ कोचेस की बिफोर गोइंग, लेकिन उससे पहले हम कुछ फोर्स देखते हैं और ब्रॉट टू यू। टेंशन होता है, हर मैच में एक्साइटमेंट होती है और हर मैच में कुछ रिफ्रेशिंग मोमेंट्स होते हैं। आइए चल के देखते हैं टैंक से स्पॉन्सर्ड रिफ्रेशिंग।
Right, you saw the 4 sixes and refreshing moments of the day. Moin, very quickly, we've got limited time. बात हो रही थी coaches की कि उन्होंने कहा है कि obviously the cricket committee will review it. साथ में ये भी खबरें आई हैं और काफ़ी रिलायबल जर्नलिस्ट के थ्रू आई हैं कि इन्होंने एंडी फ्लावर से भी कुछ अप्रोच करके बात की है और ये एक खबर आई है कि अगर एंडी फ्लावर से कोई बात हो जाती है तो ठीक है, वरना मिकी यातर को शायद वर्ल्ड कप 2020 तक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। ये अभी न्यूज़ आई है, बट वेरी रिलायबल पीपल हैव गिवन दिस न्यूज़। तो आपका क्या ख्याल है कि व्हाई ऑलवेज अ फॉरेन कोच? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, इतने अच्छे कोचेज हैं हमारे पास, पीएसएल में हमने देखे हैं, खुद एक कोच है, व्हाई इज इट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉरेन कोच की तरफ क्यों देख रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो इस कंसेंसस पे आते ही नहीं कि हमारे पास अच्छे कोचेज हैं। मे बी वन ऑफ द, मे बी कोई बैठता हो बताता हो वहाँ पे कि एक अच्छा कोच है, 2 अच्छे कोच हैं, 3 अच्छे कोच हैं, एंड जो कोचेज डेवलप कर रहा है उनसे तो पूछें उस डिपार्टमेंट की क्या वर्थ है। अगर उनके कोचेज पाकिस्तान टीम में नहीं आ रहे, so what their future are, और जो फर्स्ट क्लास टीम्स के कोचेज हैं competing with each other, with regions, you know what is the system, तो सिस्टम को बेहतर करें। आप, मैं फिर बोलता हूँ कि आप कोचेज ले आते हैं बाहर से, आप ले आए, कोई बात नहीं, उनकी यूटिलाइजेशन तो ठीक करें, अपने सिस्टम को तो बेहतर करें ना प्लीज, वो इम्पोर्टेंट है। अब नेशनल हमारी जो एकेडमी है वहाँ पे ही कोचेस टाइम टू टाइम डेवलप हो रहे होते हैं, कोचेस बने होते हैं, कोचिंग के प्रोग्राम्स हैं जो लेवल कोर्सेज हैं वो कर रहे होते हैं। क्या फ्यूचर है उनका? उनके डायरेक्टर से कोई पूछे तो सही, चेयरमैन पूछे कि भाई तुम्हारा क्या प्लान है, क्या होना चाहिए, तुम्हारा क्या थॉट है इसके बारे में। जैसे आपकी टीमें खेलती हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिसमें आप कोई टीम अगर वो नहीं जीतती तो वो एक ग्रेड नीचे चली जाती है, यू नो। तो ये सिस्टम आप कोचेस के अंदर भी तो रखें, जो आपके कोचेस टॉप के कोचेस हैं जिनको आप समझते हैं कि ये, अब जैसे प्रोविंशियल क्रिकेट हो रही है उनके साथ आप टॉप कोचेस लगाएंगे, 6 टीमें 6 कोचेस लगेंगे, तो उनमें जो जीतता है उसको क्या इंसेंटिव होता है, उसको इंसेंटिव दें आप, ठीक है, उसको फिर जूनियर टीम्स के साथ इन्वॉल्व करें, इवेंचुअली पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट मैनेजर बनाए अगर कोई फॉरेन कोच है, तो ग्रेजुअली वो आपके लिए तैयार तो हो जाएगा। फिर 2-3 साल का टेन्योर उसको आप दें, पाकिस्तान टीम के लिए दें, और गोरे को फारिग करें और गोरे को इधर लेके आए और ज्यादा कोचेस अपने डेवलप करवाएं आप। तो सिस्टम थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा शोएब भाई। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूं कि फॉरेन कोचेस हमारे होने चाहिए। देखें, हमने बहुत अच्छे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए, हमारे पास कोचेस भी अच्छे हैं, हमारे पास बहुत स्किल वर्कर्स हैं इस मुल्क के अंदर, जो टैलेंट है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम है उसमें ग्रूमिंग का हमारा कोई जो सिस्टम है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है विच इज़ कॉल्ड रोटेटिंग सिस्टम फॉर द कोचेज ऑल्सो, यू नो। वो कभी किसी को कहीं लगाते हैं, कभी किसी को कहीं लगा रहे हैं, उसको रिव्यू करने की एक्चुअली ज़रूरत है। अगर वो रोटेशन पॉलिसी अप्लाई करेंगे और तो आपकी क्रिकेट भी बेहतर हो सकती है। अभी बहुत से ऐसे कोचेज हैं जिनको पिछले 3-3, 4-4, 5-5 सालों से एक ही स्टेशन पे रखा हुआ गया, यू नो। आप एवरी ईयर उसको देखा करें, उसको रोटेशन करें, ताकि हर कोच को पूरे मुल्क के क्रिकेटर्स का पता होगा कहाँ क्या क्रिकेट हो रही है, कहाँ क्या टैलेंट मौजूद है, कंसेंसस डेवलप हो एट द एंड, कि आप जब आइडेंटिफाई करते हैं अपने उस डोमेस्टिक सर्किट से जो शॉर्टलिस्ट प्लेयर करते हैं, उस पर कंसेंसस होना चाहिए। हाँ यार, ये प्लेयर है, इसको हर सिचुएशन में मैंने देखा, इवैल्यूएशन कमेटी होना चाहिए, अप्रेजल होना चाहिए, और वही उसकी रिकमेंडेशन पे फिर वो इवेंचुअली कैंप्स में आना चाहिए और एनसी में आके ग्रूम होके अल्टीमेटली पाकिस्तान टीम में आना चाहिए। तो थोड़ा सा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अभी आप जब मुदस्सर भाई आए थे पाकिस्तान वापस एनसीए में आए थे, तो हमने सोचा था कि बहुत रिफॉर्म्स आ जाएंगी और उनका आना बहुत जरूरी है, वो आ गए, लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि अभी तक कोई चेंज ऐसी आई है, या मैंने उनकी कोई प्रेजेंस ऐसी देखी हो कि बहुत बड़े काम हो गए हो कोचिंग डेवलपमेंट के अंदर, या टीमों में कोई बहुत ज्यादा फर्क आ गया। तो आप अभी पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ उनको है, और ऑल ऑफ अ सडन आके जो है आपका पूरा जो डोमेस्टिक सिस्टम है वही चेंज हो जाता है। बिल्कुल, आपने मोइन को सुना कि हर दफा उम्मीद दिलाई जाती है और लोग लाए जाते हैं कि अब स्ट्रक्चर बनेगा, सिस्टम बनेगा, लेकिन इवेंचुअली हम वहीं ग्राउंड जीरो पे आ जाते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और फिर फॉरेन कोच इंपोर्ट करते हैं और फिर 4 साल बाद वो भी नाराज होकर चला जाता है या हम उससे नाराज हो जाते हैं। आई थिंक इसके ऊपर मजीद मोइन से बात करेंगे। अभी 3-4 दिन और है हमारे पास, टिल 14 जुलाई ऑफ दिस वर्ल्ड कप फाइनल।
जब तक के लिए कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।